अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज कयामत की रात है, आज कत्ल की रात है, आज ईरान पर यह रात बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या यह ईरान की अंतिम रात है? क्या होने जा रहा है ईरान में? अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट करने की चेतावनी और धमकी अभी थोड़ी देर पहले दे दी है। आज की रात ईरान पर बहुत भारी पड़ेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आज इसी विषय पर हम डिबेट करेंगे। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि कयामत की रात आ चुकी है। ये वो कत्ल की रात है जब ईरान पर कहर बरपने वाला है। ये वो रात है जो ईरान के लिए शायद अंतिम रात साबित हो सकता है। ये रात शायद ईरान की आखिरी रात हो। दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री का और दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने आज सरेंडर नहीं किया तो ये रात उनके लिए अंतिम रात होगी। उनकी पूरी सभ्यता को, पूरे सिविलाइजेशन को, 14 मिलियन ईरानियों को और उनके देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। ये अंतिम और सीधी चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। कोई इधर उधर के व्यक्ति ने नहीं दी है, ना किसी नॉन सीरियस पर्सन ने दी है। ये धमकी अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ की धमकी है, सेनापति की धमकी है। और इस धमकी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। कल ट्रंप ने गालियां देते हुए ईरान को ट्वीट किया था, लिटरली गालियां देते हुए, और आज कहा है कि पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे। हम सब जानते हैं कि ईरान बहुत एंशिएंट हिस्ट्री सोसाइटी है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तकरीबन 3000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की। और ट्रंप ने उस पूरी सभ्यता को नष्ट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के सामने सरेंडर करने का कोई विकल्प अभी तक तो नहीं चुना है, और ट्रंप के सामने वो झुकना भी नहीं चाहते। उन्होंने अपने एटीट्यूड से ये बात स्पष्ट कर दी है। इतनी कंडीशंस रख दी हैं ईरान ने कि अमेरिका अब परेशान है इस युद्ध से निकलने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण पहलू, लोग कहते हैं कि आप हथियारों से ताकतवर होते हैं, पैसे से ताकतवर होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कई बार आप भूगोल की वजह से ताकतवर होते हैं। भौगोलिक कारणों से आप बहुत ताकतवर होते हैं। ईरान के पास मिसाइल छोड़ कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास एक भौगोलिक कारण है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। पूरे पश्चिम एशिया का व्यापार की गर्दन ईरान के हाथ में है। जब पूरा पश्चिम एशिया की गर्दन दबेगी तो चीख निकलेगी, तो उसकी गूंज व्हाइट हाउस में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का ये जो ट्रंप कार्ड ईरान ने चला है, इसने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। सबसे बड़े जो एनर्जी सप्लाई पाने वाली कंट्रीज हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान। जैसा मैंने पुरानी डिबेट में कहा था कि 89% एनर्जी सप्लाई पश्चिम एशिया की एशियाई देशों में जाती है, इंक्लूडिंग भारत, वो सब ठप पड़ी हुई है। बहुत एसेंशियल 4-5 जहाज निकले हो तो निकले हो, लेकिन जिस प्रकार के हालात पश्चिम एशिया में और ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट देशों में हैं, बहनों भाइयों, एनर्जी का अभूतपूर्व संकट दुनिया के सामने है। और यह युद्ध कोई खत्म होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप प्रतिदिन दिन में 2 या 3 बार बयान जारी करके ईरान को चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, डील करने की बात करते हैं, लेकिन डील है कि हो नहीं रही। पाकिस्तान की मध्यस्थता को गंभीरता से ईरान ने स्वीकार नहीं किया। इजिप्ट और टर्की की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज की रात ट्रंप ने यह साफ ऐलान किया है कि जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स हों, चाहे वो ब्रिजेज हों, या बड़ी इमारतें, प्राइवेट इमारतें, इन सब को टारगेट किया जाएगा। तो अभी तक ईरान ने, जिस वक्त मैं डिबेट कर रहा हूं, कोई भी संकेत संधि के, शर्तों को मानने के, डील के
या सरेंडर के नहीं चुने। ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि हमारी पूरी सभ्यता अपने देश को बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है। आओ ईरान। 14 मिलियन ईरानी शहादत के लिए तैयार हैं, और शहादत का तो शियाओं का इतिहास रहा है। उनकी तो शुरुआत ही शहादत से हुई है। यही उनकी कम्युनिटी को तैयार किया गया है। यानी यह खतरा जिन्हें लगता है कि 2-4 दिन में निपटेगा, ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान की संस्कृति में वो सरेंडर शब्द है ही नहीं। शहादत उनके यहाँ है। तो या तो सबको मारना पड़ेगा, और या कोई ऐसी विन विन सिचुएशन लानी पड़ेगी कि अमेरिका की भी इज्जत बच जाए और ईरान की भी बच जाए, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल जाए। और जैसा कि ईरान पहले कह चुका कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पहले जैसी स्थिति में नहीं जाएगा, 20 फरवरी के पहले की सिचुएशन में कभी नहीं जाएगा। तो हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है हमारी एनर्जी सप्लाई चेन का पूरी तरह से टूट जाना। दूसरा संकट है हमारे ठीक पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, और अगर इस युद्ध ने बहुत व्यापक रूप लिया तो खतरे भारत पर भी हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आज की रात जो कुछ होगा पूरी दुनिया देखेगी। अगर कुछ नहीं होता है तो ट्रंप को बहुत हल्के में लिया जाएगा। तो कुछ बयान सुन ले आप। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. तो पूरी सभ्यता को नष्ट करने और पूरी संस्कृति के साथ साथ पाषाण युग में भेजने, यानी स्टोन एज में भेजने की चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी है। तो अब अगले आने वाले दिन 2-3 दिन बेहद अहम और ख़ास होने वाले हैं। तो आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। हमारे साथ रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर SM अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शकों की खास डिमांड पर इनको आज फिर से तकलीफ दी गई है। संजीव श्रीवास्तव इस देश के बहुत ही टॉप फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। हमारे पड़ोस में इतना खतरनाक माहौल हो गया है, लगभग बहुत बड़े युद्ध की आशंका है जो आज रात भी हो सकती है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है। क्या भारत की तैयारियां हो गई हैं? ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज अमेरिकन राष्ट्रपति का संदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वह ईरान को पाषाण युग में धकेल देगा। पाषाण युग का मतलब यही है कि मानवता का अंत कर देगा, परमाणु बम गिरा देगा, ऐसा अंदेशा लग रहा है। भगवान न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो यह एक ही बहुत ही बड़े अनिष्ट और बहुत ही खराब स्थिति पैदा होगी। विश्व पहले से ही इस युद्ध से अस्थिर हो चुका है, क्योंकि एटम बम मार सकता है। मुझे लगता है पाषाण बम, जिस तरह से पाषाण युग कैसे आएगा जब मानव सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहा है। हाँ, कि एक सिविलाइजेशन खत्म कैसे होगी, एक रात में खत्म करने की बात कर रहा है। तो एक रात में खत्म तो उसी सकता है कि एक बम गिरा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी खत्म, और जापान सरेंडर। जापान उसमें बहुत उग्र था। विश्व में सबसे पहला परमाणु बम और आखिरी परमाणु बम अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया है। इसके अलावा किसी देश ने परमाणु बम किसी देश पर डाला नहीं है। इस धमकी को एटॉमिक धमकी माने? मुझे तो इसको कहने में कोई शंका नहीं है। जो उनकी भाषा है वो खाली एटम का नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी सारे सिम्टम वही बता रहे हैं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और वो ईरान को कह रहे हैं कि तुम मान जाओ, तुम्हें आखिरी मौका हम दे रहे हैं। हमने 1 हफ्ते का समय दिया, हमने फिर तुम्हें 10 दिन का समय दिया। अब वो कह रहे हैं कि 11वां दिन भी हो गया है, रात 8 बजे के बाद, उनके यहाँ के रात के 8 बजे के बाद। तो और भी तो रास्ते होंगे ना, किसी मिलिट्री टू मिलिट्री है। इस तरह की धमकी देना ये अपने आप में मतलब सिर्फ असर उसका ईरान पर थोड़ी होगा। ईरान
दुनिया में होगा। ईरान तो शहीदों का जत्था बन चुका है। ईरान को इतना कॉर्नर उन्होंने किया अमेरिका ने, पहले उसके ऊपर प्रतिबंध लगा करके उसकी आर्थिक क्षमताओं को तोड़ा और उसके बाद उसके साथ बातचीत करते हुए उसके ऊपर जो हमला किया उसकी वजह से पूरा विश्व अस्थिर हो गया है। गैस और तेल के का जो रास्ता है वो जल डमरू मध्य से होकर के जाता है, जहाँ पे तमाम जो अरब कंट्रीज़ हैं जिनको भगवान ने जो है ये खनिज दिया है जिससे वो पूरे विश्व की सेवा कर पा रहे हैं, उस पर संकट हो गया है। आज विश्व में क्रूड बढ़ता जा रहा है। भारत सबसे बड़ा आयातक एक तरीके से विश्व में है, जो कि क्रूड उसको बाहर से लाना पड़ता है, हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं होता, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित ये हो बताओ सकती कि है। अगर एटम बम चला और एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल ईरान पर अमेरिका ने किया तो इम्पैक्ट तो हम पर भी आएगा। हमने कोई तैयारी वारी की है? पूरे विश्व में आएगा और पूरे विश्व में आ रहा है। भारत तो इस युद्ध में कहीं शामिल नहीं है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज युद्ध में शामिल नहीं हैं, तमाम अरब कंट्रीज़ भी इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। अमेरिका शामिल है लेकिन प्रभावित अमेरिका भी हो रहा है। अमेरिका के यहाँ भी 30% से अधिक जो है दाम बढ़ चुके हैं। हमारे पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे तो लगातार उनके यहाँ जो काम करने के घंटे हैं उनको कम किया गया है, काम करने के दिनों को कम किया गया है, पेट्रोल और डीजल पर राशनिंग करी गई है, 30 से 35% दाम बढ़ाए गए हैं। भारत सरकार के पास कुशन था, हमारे पास स्टॉक हमने बनाया था, स्टोर बनाया था, जिसकी वजह से हमने जो है अभी महंगाई को रोका हुआ है। मान लीजिए कि ईरान के सर्वाइवल की बात हो गई तो चारों तरफ अटैक मारेगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। देखिए ईरान तो हर तरफ मार ही रहा है। आप बहरीन में मार रहा है, कतर में मार रहा है, सऊदी अरब में मार रहा है, हम लोग का तो ठीक है ना। तो आप हर तरफ मार रहा है तो किस पे मार रहा है? मुसलमान को ही मार रहा है। कहीं पर तो है वो अमेरिका को नहीं मार पा रहा है। वहाँ पर जो अरब कंट्री में कौन रहते हैं, वो वही उसी एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं, जो जिनको अनुयायी हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। अरब चाहते हैं कि जो ईरान को खत्म कर दे, अरब चाहते हैं कि ईरान को खत्म कर दे, सऊदी अरब कहता है कि ईरान को खत्म करके निकलिए, यूएई कहता है कि सऊदी अरब को बिल्कुल ईरान को खत्म कर दीजिए। तो जब सबने ईरान की सुपारी दी हुई है। अब हम सब देख रहे हैं, रोज टीवी देखते हैं, तमाम हमारे जो इसमें जो रक्षा विशेषज्ञ है वो ज्यादा बेहतर। मैं काम करता हूं, अब आपने चूंकि इतनी गंभीर बात एटॉमिक वाली कर दी है तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कराना चाहता हूं चतुर्वेदी जी से। रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और बहुत ही काबिल कमांडर रहे हैं, फील्ड कमांडर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका चतुर्वेदी साहब हमारे दर्शकों के साथ ये साझा करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर अमेरिका का कमांडर इन चीफ, अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ये कहता है कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, पाषाण युग में भेज दूंगा, स्टोन एज में भेज दूंगा, पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर दूंगा, तो उसकी इस धमकी को गंभीरता से लें या फिर इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट माने? देखिए, इसमें ब्रजेश जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इतने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात की। मैं कुछ नहीं, मैं एक छात्र हूँ इस सामरिक विषयों का, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहने। जनरल पोस्ट तक पहुँच गया और कितने साधारण व्यक्ति हैं, यही काबिलियत है। बोलें सर। मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, जो क्या अमेरिका में अपने आप में कंसेंसस है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जो हेक्सेट ने जिस तरीके से उनके जनरल जॉर्ज को या पिछले एक साल के अंदर 20 जनरल्स को सैक किया है, उससे एक बहुत बड़ी टर्मोइल है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में करीब 50 लाख अमेरिकियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, 80 लाख ने 50 जिनके 50 प्रोविंस सब में। तो एक कंसेंसस अमेरिका में इस वक्त नहीं है। अमेरिका के साथ उसके अपने जो साथी हैं, जैसे नेटो नहीं है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा उसके साथ नहीं है, तो आज सिर्फ उसके साथ एक देश है, वो है इजराइल। इजराइल के अपने इंटरेस्ट, लेकिन दोनों के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। तो जहाँ तक जो आपने सवाल किया कि क्या ट्रंप को हम सीरियसली लें, आज इसमें क्लिंटन का बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट में कहीं पढ़ रहा था। उन्होंने बोला है कि जो ये घोषणाएं की जा रही हैं, ये स्ट्रैटेजी ये बोल रहे काउंटर एंड नो मर्सी। इसका मतलब जो मिले उसको बिल्कुल बर्बाद करना है। ये बर्बाद करना जो है ये वॉर क्राइम है, ये वॉर क्राइम है। कल को नहीं, आलोक अवस्थी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। इन्होंने उस जो सिविलाइजेशन नष्ट करने की बात कही ना, इन्होंने उसकी व्याख्या की। नहीं होती,
नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कई सिविलाइजेशंस नष्ट होती हैं। अलेक्जेंडर आए, क्या वो नष्ट कर पाए? भारतवर्ष में 1000 साल हम लोग गुलाम रहे, कि हमारे सिविलाइजेशन ऐसे नहीं होती है। ये कुछ भी बोल दें, उससे नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब मैं ये है, जानना दो चाहता हूं चीजें। कैटेगरिकली, हमारे दर्शक सुन रहे हैं सब लाइव, आपको एटॉमिक वेपन का यूज हो सकता है या नहीं इस वार में? देखिए, मुझे एक चीज मैं कहना चाहूंगा। अमेरिका ने कभी व्हाइट्स के अगेंस्ट कभी धमकी भी नहीं दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी के अगेंस्ट यूज करने की बात नहीं करी। उन्होंने एक एशियन नेशन के खिलाफ यूज की। और दूसरी बार मैकार्थर ने ट्रूमैन को दिया था एक संदेश जी। कि हमको चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहिए, जिसके लिए उनको सैक किया गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रम्प जैसे वो बातें सोचते हैं, उस तरह से हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज आप गौर कीजिए, किसी भी लड़ाई में एक प्लानिंग, एक प्रोसेस होता है। अमेरिका की जो है, जब उन्होंने शुरू किया था, उनके दो चीजें थी। एक, रेजीम चेंज, क्योंकि 47 साल से रेजीम उनके खिलाफ थी। दूसरा, न्यूक्लियर एसेट्स। वो दोनों ही नहीं पा सके। अब वो हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो उनको नुकसान हो रहा है, उनको भी तो नुकसान हो रहा सर है। मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको लाइन सुना देता हूं। ट्रम्प सेज ईरान सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ईरान की पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। इस धमकी का क्यों? कैसे मन ले सर? क्यों ना सीरियस ले सर? ये सीरियसली बिल्कुल लेने की जरूरत है, कि बिकॉज वो जो है सबसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिए, कि वो अगर ऐसी करने की कोशिश करेंगे, तो ईरान इस वॉर गेम कर चुका है इस चीज को। आप देखिए, पिछले 38 दिन का उसका जो रिकॉर्ड है, वो पहले से तैयारियां हर तरह की कर चुका है। उसको मालूम है अमेरिका से जीत नहीं सकता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत क्या होगी ईरान की, कि वो हार नहीं मानेगा। ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसको, ये बहुत सटल स्टेटमेंट हार्मूज में दे रहा खुलेगा हूं। या नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। इसके लिए सिर्फ वो कब खुल सकता है? आप अगर कमांडर आप, इन चीफ होते ईरान आर्मी के, तो आप क्या करते? हमारा जो इसमें जो है, इसमें आप जब ऐसी होती है, तो बेस्ट ये है कि आप अपना सर नीचे करो और अपने मौके की तलाश करो। और इतनी इसमें वो मिसाइल वही पावर कर रहा कहाँ है। से इकट्ठी कर ली ईरान ने? मैं तो देखता हूं उसके पास मिसाइलों का ऐसा अंबार है, हर तरह की मिसाइल रखे हैं सर, सस्ती वाली भी और तगड़ी मार करने वाली भी, हर तरह की रखे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल पावर जो होती है, वो असली पावर है। रेस्ट ऑल इज वर्चुअल पावर। हथियारों से कोई सिविलाइजेशन नहीं सही बनता है, है। करेक्ट। इंटेलेक्चुअल पावर। सो इंटेलेक्चुअल पावर जो है, उन्होंने क्या, आप देखिए, उनको मालूम था कि वो अमेरिका से नहीं लड़ सकते। उनके पास ना एयरफोर्स है, ना कोई बहुत मजबूत नेवी थी। तो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। आज उनको, उन्होंने उसमें भी आगे बढ़ाया है, कि जो मिसाइल भी जाती है, उसमें भी ड्रॉपलेट्स हैं। कि वो, उसने आयरन डोम को भी डिफीट कर दिया, डेविड स्लिंग को भी डिफीट कर दिया, एरो को भी डिफीट सर कर पता दिया। नहीं कौन सी मिसाइल है जो 5-5 देशों के आसमान को पार करके, अमेरिका का एयर डिफेंस तोड़ के, इजराइल का एयर डिफेंस तोड़ के, वो इजराइल के भीतर अटैक कर रही है। ये तो अभी दुबई क्योंकि- वालों को ठीक से मार नहीं रहे हैं, सिर्फ मतलब हल्का फुल्का टच कर रहे हैं। जिस दिन और इजराइल कीजिए, वाला और- अटैक इन्होंने किया इधर, इनका क्या होगा? यहाँ पे ब्रिजेश जी, जो बड़ी चीज आती है, वो आती है जियो पॉलिटिक्स। इसमें क्या है कि आज के ईरान के पीछे रशिया भी है, चाइना भी है। ओपनली बोले ना बोले, बायदू से उसको सारे डेटा मिलता है, जिस बायदू के डेटा से वो पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकता है। Exactly, मैं दूसरा, सहमत हूं आपसे। उसने जो एक टेक्नोलॉजी निकाली है, वो ये है कि उसने कहा कि अगर हम पूरी मिसाइल मारेंगे, तो ये एक मिसाइल जो है, वो आयरन डोम में डेविड स्लिंग पकड़ लेगी, या पेट्रियट पकड़ लेगा। तो पहले उसने क्या किया, आप गौर कीजिए। उसने जितने भी वहां पे पोर्ट थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर जो एक बार उसका पेट्रियट थाट, जो उनके लिंकन के और फोर्ट के साथ थे, वो सब खत्म हो गए, तो अब वो उनको लोड नहीं कर सकता। तो वो, उनकी नेवी जो है वीक हो गई। दूसरा, उसने क्या किया, जो मिसाइल भी यूज कर रहा है, जिसमें ड्रॉपलेट्स यूज कर रहा है, कि मतलब एक साथ 1 टन की मिसाइल नहीं, उसमें 400 ड्रॉपलेट गिर रहे हैं। तो उसमें से 20, 50, 100 आप रोक पाओगे? सर मैं पिछले बाकी जो 30 दिन से जितनी तरह की मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, तो मैं केवल वो नोट कर रहा हूँ कि ये किस तरह से वार लड़ रहा है ईरान। यही आने वाले वक्त में वार टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएगी। हमें तो लगता है कि एज ए इंडियन आर्मी वालों को और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इन सबको सीखना चाहिए जो कुछ हो रहा है।
दो चीजें मैं कह के अपना बात को समाप्त करूंगा। इस लड़ाई का अंत या तो स्टेलमेट में हुआ तो बात दूसरी है, नहीं तो अगर ईरान जो है वो अगर बचा रहा तो ये एक मॉन्स्टर आप क्रिएट करोगे कि जो जीसीसी कंट्री हैं उनकी जान वो ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तीन है। मारेगा बहुत। अगर 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 अमेरिका बच जीता, गया तो सर अमेरिका मारेगा जीता, बहुत, ये तो कोई दो राय नहीं है। अगर- और वसूली अगर भी मोटी अमेरिका- करेगा हारमूज पे। और अगर अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो गया तो आप सोच लो कि दुनिया जैसे एक हम ऐसा- लोग उन्नाव रायबरेली जाने के लिए टोल देते हैं ना, एक भी टैंकर गुजारोगे वैसे हारमूज 2 से तो मिलियन टोल दो। 2 मिलियन उसने लगाया है, 2 मिलियन पर जहाज को निकालने के लिए 2 मिलियन। सर बहुत इसीलिए आप अच्छा उसकी- धंधा है सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं अमेरिका मनीष सिंघवी जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, अब तो सिचुएशन बेहद खतरनाक हो गई है और ट्रंप की इस धमकी के बाद जो उन्होंने पूरे सिविलाइजेशन और ईरान को नष्ट कर देने की जो आज अभी ताज़ा धमकी दी है, इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हालात और ख़राब हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में दूंगा। पहला तो जिसको बाहर की बात करते हैं, ट्रंप की कर ले रहे हैं। ट्रंप ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पागल व्यक्ति है जिसको उसके घर पे लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसके खिलाफ ही वहाँ धरना प्रदर्शन चालू है। वो रोज़ कुछ ना कुछ बोलता है। पहले वो नाटो वालों को धमकी दे रहा था कि सब मेरे साथ आ जाओ, किसी ने उसकी नहीं सुनी, कोई संज्ञान ही नहीं लिया कि कोई ऐसा आदमी है। फिर उसने बीच में कहा कि अमेरिका ईरान से बात चल रही है, तो लोगों ने कहा नहीं, कहाँ बात चल रही है, कोई बात तो नहीं चल रही है। फिर वो झूठ बोलता है, पकड़ा गया कि नहीं, आपको याद होगा बीच में कह रहा था कि वार्ता चल रही है तो ये कर देंगे। वो खुद ही परेशान है, हैरान है कि किस तरीके से अपनी इज्जत बचाएं, वरना मेरे घर वाले ही मुझे मार के भगा देंगे। तो अब क्या है, सर, वो ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट सर, पागल है और कुछ भी मस्खरा कह लो भी सर, है। but he is the अरे president. कुछ भी हो सकता है, लेकिन He is the commander in chief, sir. गलती लोकतंत्र में लोगों से हो सकती है। मस्खरों को भी बनाया जा सकता है राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा नहीं है, होती रहती है, अक्सर होती है, कई सर, जगहों वो पर होती है। राष्ट्रपति बनने से पहले बिलीनियर कारोबारी रहे हैं सर। उससे क्या, आप उनको मस्खरा कह रहे हो सर? वो जो उसने मस्खरा करके कोई बन जाता है उसने billionaire? जो शब्द इस्तेमाल किया आपने पढ़ा, वो किसी राष्ट्राध्यक्ष की भाषा है, आप बोल दीजिए यहीं पर, पढ़ दूं? अरे गाली थोड़ी पड़ेगी। नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, गाली आज ना पढ़ो भाई, गाली ना थोड़ी पढ़ूं? देगा तो हमारे। आप मानते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं है ना? नहीं नहीं, तो बहुत गंदी गाली अरे भाई, तो दी। आप एक बात तय कर लो ना, राष्ट्राध्यक्ष की भाषा नहीं है ना? नहीं है। तो पागल है, मस्खरा है। हाँ, ठीक। दूसरी बात क्या है, अगर आप भारत की बात करें तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने जाना है। ईरान ने खटिया खड़ी कर दी, इनकी भी और इसराइल की भी, जो और नेतान्याहू के पागलपन में फंस गए ये लोग। एक ऐसा दिमागी रूप से विक्षिप्त आदमी है नेतान्याहू कि जिसके चक्कर में ये लोग फंस गए हैं। देखो वो तो मजे से बैठा है। नहीं, मजे वो से नहीं ज्यादा बैठा है। परेशान नहीं। सुनिए, वो दिमागी रूप से विक्षिप्त है, उसके चक्कर में लोग फंस गए हैं। अब ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये फंसा दिया उसने। अब आइए भारत पर। भारत में पहले 14 से लेकर 20 के बीच में एक महामानव की छवि गढ़ी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, हर जगह पर एक महामानव पैदा किया भारत ने। कोरोना ने पहली बार उस छवि को तोड़ा कि निहायत ही अक्षम व्यक्ति है जो देश नहीं संभाल सकता। उसके बाद क्या हुआ कि अभी फिर ये जो वॉर हुआ है, इसने बहुत सारी चीज़ों को सतह पर ला दिया है। एनर्जी क्राइसिस कोई एक दिन की नहीं होती ब्रिजेश जी। आपका जो स्टोरेज होता है वो एक दिन में नहीं बनता है। आप 14 से लेकर 26 के बीच में देखिए, आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती गई, एक दिन में बढ़ी है। वॉर तो आज हो रहा है ना, इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती गई। आपने नए स्रोत नहीं तलाशे, नए रास्ते नहीं तलाशे। ये तो पहले से हमेशा से था कि वो फ्रेजाइल जोन है। तो आपके घर के अंदर जब चाइना अपनी स्टोरेज बढ़ाकर 110 दिन तक ले जा रहा था, तो आप 20 से 10 दिन पे ला रहे थे। तो आपने नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसे आदमी को गद्दी पर बैठा दिया जो निहायत अक्षम है, जो देश नहीं था। हाँ, जब देश संभालेंगे तो आसाम में वहां डांस देख रहे हैं, तो ताली वाले ऐसे ताली बजाता हुआ वीडियो उनका सामने आ रहा है। यहाँ दुनिया देश लाइन पे खड़ा हुआ है, दुकानें बंद होती जा रही हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपका ताली बजा के चुनाव प्रचार कर रहा है, उसके आप भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हो। तो मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मतलब क्या ऐसा है राहुल कि गांधी उनको प्रधानमंत्री प्रचार- देश के ना, आप ये कहना चाहते हैं? अरे आप कम से कम ऐसा मत कहिए। वो कई सारे जो एंकर्स हैं वो कहते सर हैं एक तो बात अच्छा बताओ, आप मत कहिए ऐसा। एक फेयर बात आप करते मत हैं। ऐसा कहिए। अच्छा, एक फेयर राहुल बात। गांधी प्रधानमंत्री एक हैं। बात सुनोगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री इतना हैं। संयम रखो कि मुझे हाँ, सुन हाँ, लो। बोलिए। चुनाव फेयर गेम है, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं। प्रचार का अगर आपको हक है, आपको ज्यादा हक है, आप विपक्ष हो, उनको भी थोड़ा हक है। आसाम में लॉजिकल बात प्रधानमंत्री करो अगर सर। नहीं जाएंगे, देश संभालना जरूरी है कि आसाम संभालना जरूरी है? अपने और नेताओं को भेज दीजिए। आप तो बहुत बड़ी पार्टी है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं आप ये चाहते हो कि आप प्राइम ये मिनिस्टर कह रहे कोई हैं कि रैली देश ना की करे। समस्या से बड़ा है आसाम का चुनाव, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? और वो ताली बजा के वहां नाच देखना ज्यादा जरूरी है जो आप जनरेट कर रहे हैं? वो आदमी लाइन में लगा रहे, मरता रहे, भूखा मरता रहे, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएं, ट्रेनियां बंद हो जाएं, वो मंजूर है आपको? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना मोदी के चुनाव प्रचार को?
आप चाहते हो कि पीएम पर प्रतिबंध लग जाए, चुनाव ना प्रचार करें? मैं ये चाहता हूं कि पीएम इतना पहले, डरते हो? मैं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि पीएम पहले देश संभाले और इस Thank you, क्राइसिस से sir. देश को निकालने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एसएम अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। अशरफ साहब, जब अमेरिका इस तरह की धमकी देता है जी, तो इस धमकी को कितनी गंभीरता से लिया जाए? और दूसरा, ये किस मिट्टी के बने हैं ईरानी जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं? बहुत पहले एक बार आपने डिबेट की, तब भी मैंने आपसे कहा था कि चूंकि एक जज्बा जब शहादत का आदमी के पास दिमाग में आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ताकतवर हो, ठीक है, हमें मार सकते हो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे आखिर दम तक। अभी डिबेट में आपने शायद मेरे ख्याल से अराउंड 14 मिलियन के आसपास किया बताया था। 93.17 मिलियन की उनकी टोटल पॉपुलेशन हो गई। और उसको उनके आप मान राष्ट्रपति के ने कहा कि नहीं, 14 मैं आप मिलियन मरने आर्मी को में मत तैयार। जाएं, लोगों पे जाएं। जज्बा तो वहाँ लोगों का है ना कि उधर बम गिर रहा है, उधर लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, यानी कि सारे के सारे लोग मरने के लिए एक विश बना रखा है कि ठीक हम शहीद हो जाएंगे, कोई हर्ज नहीं। 9 करोड़ की आबादी, आप चलिए न्यूक्लियर की अपने सवाल पूछा था, चलिए गिरा भी देते हो तो कितना कितना हो जाएगा? जापान में गिरा है, 1-2 लाख लोग उससे अफेक्टेड हुए, आज भी उनकी जनरेशन अफेक्टेड है ना, यही तो हुआ ना पर्ल हार्बर के बाद। मुद्दा सबसे बड़ा है कि अमेरिका सिर्फ बंदर घुड़की कर रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। 2 घंटे बाद आप देखेंगे, आप हंसेंगे मजाक की, ये कौन सा प्रेसिडेंट है जो बोल रहा था कि अगर नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। रीजन उसके पीछे है, इनकी हालत खराब हो गई, इनको ये डर खौफ हो गया। वाशिंगटन हाउस में तो आज नहीं मिलेंगे आपको ट्रंप। ICBM मारेगा ईरान आज अगर इन्होंने कुछ किया, और सीधे जाके वाशिंगटन पे गिरेगी। आज मेरी बात ऐसी को कोई उनके पास मिसाइल अरे नहीं है। आपको लगता है ना हर चीज जब निकालता है तब आप कहते हैं मैंने बड़ी खूबियां देख ली उसके मिसाइल के अंदर। नहीं है सर। अब जब मारेगा 4000 किलोमीटर मारी थी, आपको यकीन था जब डेमोना पे मारी थी? आपको ऐसी यकीन कोई था? मिसाइल वो बनाना आज बताएगा ना कि मिसाइल ऐसी है हमारे पास, वो 10,000 किलोमीटर हम मार सकते हैं। आप देखते जाइएगा जो बता एक रहा हूं उनके मैं पास फतेह 2 है और उसके आपको। अलावा अरे कुछ आप नहीं। नाम गिनाते हालांकि रहिए, उन्होंने इस नाम युद्ध में काम इस्तेमाल आपका है, जब वो नहीं मार किया। देगा तब आपको नाम बताएगा कि मेरा ये नाम है। ना ना ना, आप देखते जाइएगा। दूसरी चीज, उसने कहा मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, साफ उसने मना कर दिया। काल्पनिक दुनिया में मत सुन रहिए तो सर। लीजिए सर, काल्पनिक दुनिया में आप हैं। अभी तक ईरान को आप ऐसे मान 3 दिन में जंग खत्म करा रहे थे आप, आज 35 दिनों में मैं- हालत खराब। बता रहा हूं आपको, अमेरिका के मैंने कब कहा था? भारतीयों के दिमाग पे हमारे इतना हवा किसी अमेरिका और का की है, डिबेट में जा रहे हो इतना आजकल। हवा अमेरिका का हमारे दिमाग पे है कि हम समझते हैं कि अमेरिका ने कह दिया तो हमको बोलना नहीं है। हाँ। ये बात है कि नहीं? इसको मानिए आप इस बात को। अमेरिका उसी ने- अमेरिका को पानी पिला दिया ईरान ने कि तुम्हारा कोई हवा नहीं है। इसराइल की हालत मालूम है, 10,000 बिल्डिंगें वहां तबाह हो गई, इतने नुकसान हुआ। ये तो जानबूझ के अभी गल्फ कंट्रीज में नहीं मार रहा है, सिर्फ वहां मार रहा है जो बेसिस। तो ये पाकिस्तान जो मांडवाली कर रहा है ये अभी, सब तो मैं मानते ही नहीं, मानवाली और किसी को नहीं मानेगा ईरान। ईरान का अपना एक मौका है, पहली बात लिखित वार खत्म करो, लिख के दो कि आगे कोई वार नहीं होगी। दूसरी बात सैंक्शन खत्म करो हमारे। 3-4 पॉइंट उसके इतने मेजर हैं जिसपे कम पे वो मानेगा नहीं। हार्मोस में हो सकता है कि आगे चल के कोई समझौता हो जाए, लेकिन कुछ बड़ी शर्तें इनको मानना पड़ेंगी, वरना आज रात आप मजाक उड़ाएंगे इसी ट्रम्प का कि तो सुबह में बोल रहा था ऐसा कर और दूंगा, कांड कर दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बोल रहा हूं आपसे ना, मेरी भी तो कुछ बात मान लीजिए, मेरा भी कुछ प्रेडिक्शन है आप लोगों के साथ रहते रहते, इतना तो मैं भी अंदाजा करता हूं। 1% मुझे खौफ नहीं, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होना है, और होगा तो इतना अगर जब होगा आप यकीन करिएगा, उसी ईरान को फिर आप कल को बैठ के कहेंगे साहब क्या बात है, क्या ईरान है यार, हम लोग तो चुबा रुस्तम निकला, वो क्या समझते थे आप? अच्छा, ये खत्म ही बताओ- नहीं कर सकते आप उसको। ईरान डर क्यों नहीं रहा अमेरिका से? यहाँ तो इसीलिए लोग क्या नहीं करने मैंने डर जाते आपसे हैं। कहा उसके जज्बा शहादत का है, मरने का, वो कहते हैं हम हसनी हुसैनी अरे है। क्यों मरोगे भाई? अरे भाई है, हमारी इतिहास डील ऐसा कर लो, है। डील। 1400 साल पहले ऐसा अच्छा, इतिहास डील कर रहा। लो, चलो, 72 डील लोग गए वहां शहीद हो गए, यजीद के आगे नहीं झुके। क्यों तो आज डील का करो? यजीद है ट्रंप ना, हमारे लिए ट्रंप आज का यजीद है, तो यजीद के सामने कौन झुकेगा? आपकी शरायत, आपने जो है एक तरफ बात कर रहे हो और एक तरफ जाके आपने और ये मिसाइल अरब वाले क्या, ये क्या है क्या अरब वाले? अरब वालों को तो अगर मसले ये नहीं, अरब यजीद वाले हैं, तो उनके एलाइज थे, अब क्या करें, प्रोटेक्ट तो करें यजीदों का दोस्त कौन है? अरब वालों ने उनको अपना एलाइज थे, उन्होंने जगह दे रखी थी, तो उसका खामियाजा भुगत रहे वो, फिर भी वो लिहाज कर रहा है ईरान, वही मार रहा है जहां पे इनके अपने सेंटर्स हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि सुपारी दी है अरब कंट्रीज ने ईरान की शुरू से अमेरिका भाई को? उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी थी, कहां प्रोटेक्ट किया उसने, बताइए, चलिए बताइए, कोई प्रोटेक्शन दिया कायदे के साथ? सुनो, सऊदी के पास इधर से जो मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान, एटॉमिक वेपन से कुछ नहीं, लैस, कुछ नहीं, इनका सुन कुछ लो नहीं। सर, सुन लो हाँ। सर, एटॉमिक वेपन से लैस पाकिस्तान है और इधर अमेरिका सैंडविच आप बना पाकिस्तान देंगे को सर। बाहर करिए, आप चाइना ईरान रशिया को की बात क्यों नहीं करते? हैं? जो सही मानो में बताता है S-400 से मार गिराया, C-130 मारे कि नहीं मारे, आपको पता, आप तो पत्रकार हैं, अभी 2 दिन पहले, या डिनाई कर रहे हैं इस उठा ले गए अपना पायलट, क्या कर पाए? नहीं, इस पे जवाब दीजिए, आप पत्रकार हैं। ईरान का होमगार्ड भी नहीं अरे इस पे पहुंचा। जवाब दीजिए, आप इस पे नहीं दे रहे हैं, आप उठा ले गए। C-130 मारा कि नहीं मारा? उन्होंने खुद से डिस्ट्रॉय किया। अब बताइए, कीचड़ में फंस गया था। 6-7 जहाज मार दिए, इस्फहान पे आए थे निकालने, आए थे न्यूक्लियर लेने के लिए, मतलब न्यूक्लियर एंगेजमेंट को तबाह करने आए थे इस्फहान के ऊपर, और उनके कितने $2 बिलियन का नुकसान किया उसने। ये सब बातें चूंकि सूट नहीं करती, भारत पता नहीं क्यों नैरेटिव बदल रहा है, जबकि हमको अमेरिका के अच्छा, खिलाफ होना ये चाहिए। कह रहे हैं कि आप लोगों ने पूरी- नैरेटिव को बदला है, ईरान के मुखालफत में बात कर रहे हैं। अभी देखिए आपके दूसरे पत्रकार आएंगे, जो है क्या नाम, वीरेंद्र सिंह साहब,
वो और बताएंगे अच्छा, साहब ईरान आपको ये हो गया। लगा कि मैं ईरान के खिलाफ मुझे हूं? लग रहा है ऐसा नैरेटिव अपना वही रखिए। ईरान हमारा जो है अमेरिका दुश्मन है हमारा। उसने हर जगह हमको जलील करने की कोशिश की पिछले 6 अरे महीने में। अमेरिका से न लड़वाओ हमें। पिछले 6 महीने हर जगह जलील की। हमारे प्रधानमंत्री को खामोश होना पड़ा। उसने Thank बोला you, वार मंडल रुकवा दी। उसने बोला मैं जो है ईरान से तेल खरीद लो। वो कौन होता है हमको बताने वाला? अच्छा, हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? सभ्यता कह रहा है नष्ट कर देगा। उसने रशिया से बोला खरीद लो तेल। ये सभ्यता नष्ट करने की बात। कोई सवाल ही नहीं, मजाक है। तुम सभ्यता Thank नष्ट you. करवाओ जिसकी इतनी पुरानी सभ्यता हो। 9 करोड़ लोग जहां हो, क्या कर लोगे तुम? आप देखिएगा ब्रजेश भाई, और कल जरूर एक डिबेट करिएगा, उसमें मुझे मैं बुलाइएगा। संजीव कम से श्रीवास्तव कम जी मेरी को बात आमंत्रित नजर आएगी करता हूं। मैंने देश क्या के कहा। जाने माने बहुत ही फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। सर, अब तो लगता है डिप्लोमेसी वाला काउंटर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी कोई उपयोगिता तो इस दुनिया में रह नहीं गई। राष्ट्रपति, कमांडर इन चीफ सीधे ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर हमले का ऐलान करते हैं, बता के मारते हैं कि आज रात मारूंगा। तो अब सर डिप्लोमेसी की तो कोई जगह दुनिया में बची नहीं सर। ये वाला काउंटर तो बंद हो जाना चाहिए। जी विजय जी, आपने बिल्कुल बहुत इंसाइटफुली बताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की जो भाषा, इस तरीके की जो बातें आज वॉरिंग साइट्स की तरफ से की जा रही हैं। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को ही समाप्त करने की बातें कर रहे हैं, और वहीं जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो भी मरने मारने की ही बातें कर रही है, शहादत की बातें कर रही है कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और ये जो पूरी स्थिति है वो एक स्टेलमेट को उसने बना करके रखा हुआ है। और यदि इसी तरीके का अप्रोच दोनों ही पक्ष उस पर कायम रहे तो मैं इस युद्ध के एक बहुत ही भारी और भीषण जो एस्केलेशन है उसको मैं देखता हूँ। न्यूक्लियर ऑप्शंस तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर इसके जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है और एक जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो क्रॉस होगा तो उसका जो दुष्परिणाम है वो पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। पूरी मानवता का अस्तित्व संकट में आ सकता है। ये भविष्य में किसी विश्व युद्ध की स्थितियों को भी जन्म दे सकता है। सर, अपनी पूरी जिंदगी में आपने कभी किसी प्रेसिडेंट को, किसी भी देश के, इस तरह के बयान देते हुए, ऐसा आचरण करते हुए, गंदी गंदी गालियां लिखते हुए, ट्वीट करने या बयान देते हुए कभी देखा है सर? गंदी गंदी गालियां, मतलब वो हम लोग क्या प्रतिबंधित है ये सब बोलना? सही कह रहे हैं। जी नहीं देखा। और ये इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल एक्सट्रीम, जैसे आपने स्वयं कहा विजेश जी की डिप्लोमेसी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल साइड लाइन में चली गई है, और सारे जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उसी के ऊपर जाकर के जो नेता है वो बातचीत कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक जो नुआंसेस हुआ करते थे, डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज हुआ करती थी, ऐसा लगता है कि उसको लोगों ने बिल्कुल किनारे कर दिया है। तो ये बहुत दुखद है, और इस तरीके की अगर स्थितियां बनी रही तो ये पूरी मानवता को बड़े संकट में डाल सकता है। लेकिन इतना कहने के बाद विजय जी, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसको भी अपने जो अप्रोचेस में बदलाव लाने के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, फाइट आपने अच्छी दी है, आगे भी देंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है 47 ईयर्स से उसने अपने स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस प्लानिंग की है, और अपने 31 प्रोविंसेस सर, एक सवाल है मेरा आपसे, और मैं भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण वो सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमारे पड़ोस में इतना भीषण युद्ध हो रहा हो, इतना भीषण हो रहा हो, अमेरिका इन्वॉल्व हो, जिसमें इजराइल इन्वॉल्व हो, पूरा पश्चिम एशिया प्रभावित हो, हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न कितना बड़ा है? निसंदेह हमारे लिए बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, और सिक्योरिटी कंसर्न जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न से ज्यादा जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो बहुत बड़ा है। वो प्रभावित आप देख रहे हैं कि हमारे जो बाजार है, हमारे जो पूरी भारत का जो राष्ट्र है वो उससे प्रभावित है। हालांकि मैं अवश्य इस बात कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी हमारी आज की जो सरकार ने सारी स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये तो ट्रंप कह रहा है पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, पूरी सभ्यता मिटा देंगे, आज कुछ है ऐसा? देखिए, अभी तक जो बातचीत आई है उससे लगता है कि परमाणु हमला नहीं होगा। ये बात तो अभी तक सारे विशेषज्ञों ने माना है। तो अगर एटम बम का इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फिर अमेरिका शायद अभी तक जो जितनी क्षमता से अटैक कर रहा था उसकी क्षमता को बढ़ा के नहीं, लेकिन एक चीज है, आलोक अवस्थी के एक आकलन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि भाई आप पूरी सभ्यता को, किसी देश को कुछ घंटों में कैसे नष्ट कर सकते हैं? एक ही तरीका है।
देखिए, ये लड़ाइयाँ जो होती हैं ये शासकों की सनक का निर्णय है, ये किसी देशवासी की इच्छा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, मारे जाते हैं जनता और निर्दोष लोग जो अंधेरे में जीवन जी रहे हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और भारत का मुसलमान जो आज इस नज़रिए से देख रहा है, ये इस्लाम पर हमले के तौर पर उसको देख रहा है, जो आज ईरान को सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान ने जिस तरह से और मुस्लिम कंट्रीज़ पर हमला किया और बार बार ये बताता है कि हम उन पर, मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम खाली अमेरिका के टारगेट पर हमला कर रहे हैं, वो इनको बड़ा संतोष देता है। धार्मिक आधार पर जज्बाती होकर कुछ लोग जो भाषण देते हैं, उनके हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन युद्ध ने जब शुरुआत की तो फिर उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान और नियम कानून, ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं। और जब इतने बड़े बड़े बम बरसाए जा रहे हो, 200, 400, 1000 बम। ब्रजेश जी, भारत से जो ईरान की दूरी है वो 2800 किलोमीटर है लगभग हवाई मार्ग से। अगर ईरान पर कोई ऐसा स्थिति बनती है एटॉमिक बम की, तो भारत तक वो कितना इफेक्ट कर पाएगा, ये बहुत मामूली असर आ सकता है। लेकिन अमेरिका तो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है ईरान से, और ईरान की मिसाइल की क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। तो अमेरिका खुद ना गिराए, हो सकता है कह दे कि इजराइल से गिरवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका बदला तो लेकिन दुबई से लेगा, दुबई ही कूटा जाएगा। देखिए, अगर ईरान पे ऐसा कोई हमला होता है तो आसपास के देश भी नहीं बचेंगे, उनमें रेडिएशन फैलेगा, चाहे इजराइल है, चाहे दुबई है, चाहे जो भी पाकिस्तान करीब के है। देश हैं, पाकिस्तान तक भी उसकी चपेट में आएगा। लेकिन चूंकि आज उन्होंने कहा कि आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है, फिर कभी वो जीवित नहीं हो पाएगी। विश्व के सबसे लंबे और जटिल इतिहास के लिए आज का ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की रात बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई शुरू हुई थी कि तुम बम न बनाओ, आज लड़ाई का सारा सेंटर हॉर्मुज हो गया है कि हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा कि नहीं। लड़ाई तो अब परमाणु बम पे चली नहीं रही है, बनाने न बनाने पे, अब तो हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई चलेगी। और उस रास्ते से आगे आवागमन कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। वैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी क्षमता थी 15 किलो टन की। आज 100 किलो टन तक के बम तैयार हैं, उससे ज़्यादा बड़े बम हैं परमाणु बम। तो 15 किलो टन के बम ने हिरोशिमा नागासाकी को 45, 50 साल, 60 साल बाद भी कितना परेशान किया। और जब 100 किलो टन का बम का अगर इस्तेमाल होगा तो फिर वो दुनिया में कितनी तबाही लाएगा। भाई सभ्यता कैसे नष्ट होगी वीरेंद्र जी? और ट्रंप ये भी लिखते हैं कि फिर आगे कभी जीवित भी नहीं होगी। इसका मतलब कि समूल नाश कैसे होगा? एक ही वेपन है। देखिए, क्यों आलोक जी? खामनेई मारे जा चुके हैं, ईरान में बहुत बड़ी संख्या में उनके शीर्ष लीडर मारे जा चुके हैं। अब उनके पास एक रास्ता है, पकड़ के बैठे हैं, हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, इसी से सबको झुकाएंगे। इससे यूरोप का या अमेरिका का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। एशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित है, कोरिया है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, चीन है, म्यांमार है, वियतनाम, ये सब इलाके तेल को तरस रहे हैं, गैस को तरस रहे हैं। तो एक तरफ वो अपना दोस्त भी कहता है और एक तरफ वो जो है सप्लाई भी रोके हुए है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी विचित्र स्थिति बनाती हैं। अब आज की रात सबको इंतजार है, भारत को भी इंतजार है कि क्या होगा। लेकिन जितना दर्द मिल चुका है वो कम नहीं है, उस दर्द से उबरना ईरान के लिए आसान नहीं है। फिर ये कट्टरपंथी स्थितियां और बिगाड़ रही हैं चीजों को। वीरेंद्र जी, चूंकि इंटरनेट बंद है तो वहां से अभी न तस्वीरें आ रही हैं, न इस हमले का इम्पैक्ट का ग्राउंड लेवल पे क्या असर है, उसकी रिपोर्ट मीडिया को मिल रही है। एक बार सब कुछ सामान्य हो जाए तब पता चलेगा कि ईरान में तबाही कितनी भीषण और बड़ी है। बिल्कुल, आज वो
अभी तो हम लोग खाली बैठ के देख रहे हैं, थोड़ी मोड़ी बातें सुन लेते हैं या जो ट्रंप बोल देते हैं उसको लोग जान रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ जानेंगे कि क्या है। जी, लेकिन ये conclude जरूर करें। है जी। कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो फिर रूस और चीन, इनका रुख क्या होगा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लगातार। वहाँ भी क्या ऐसी स्थिति बनेगी इसके बाद, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर पूरी दुनिया की तस्वीर क्या बनेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी वीरेंद्र जी, बस इतना ही कहा जाएगा कि जो आफत आई है उसको छुपाया ना जाए, सच सच बताया जाए, क्योंकि जो चीज़ें चलाई जा रही हैं वो दिखाई जा रही हैं, उसमें बहुत सच्चाई नहीं है, उससे बहुत आगे की चीज़ें हैं। और कहते हैं कि दर्द जो होता है ना वो आसानी से नहीं निकलता है, तो कहते हैं कि कितना और दर्द देगा, बस इतना बता दे, ऐसा कर ऐ खुदा तू मेरी हस्ती मिटा दे, और यूं घुट घुट के जीने से तो मौत बेहतर है, और मैं कभी ना जागूं ऐसी नींद सुला दे। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन आर पार हो जाए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव अपडेट्स हम तक मुहैया कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर एटॉमिक वेपन का यूज़ होता है तो भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई योजना पर काम कर रही है, या हम अभी सिर्फ रैली और चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं? देखिए, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है, और सबसे बड़ा चिंतित वो है कि हमारे 1 करोड़ से अधिक हमारे जो भारतवंशी हैं वो इस सेक्टर में रहते हैं और काम करते हैं। उनको निकालना वहाँ से हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत सरकार सभी देशों के एम्बेसी और उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ संपर्क में है, और काफ़ी लोग जो आना चाहते थे उनको निकाला भी गया है, और आगे भी हम लोग इसलिए तैयार हैं, पहले अपने लोगों की सुरक्षा की जाए। भारत का ऑयल रिजर्व, जो हमारे कांग्रेस के बंधु अभी टिप्पणी कर रहे थे, मोदी जी को अक्षम बता रहे थे, 2014 से पहले का रिकॉर्ड था कि मात्र 2 दिन का ऑयल रिजर्व स्टॉक था भारत के पास। आज भारत के पास 70 दिनों का ऑयल रिजर्व गलत स्टॉक है, ये झूठ है ये। सर मैं आपको दूंगा मुझे मौका, आप लगता है बोलिए। कि आपके कहने से नहीं होगा। दर्शक जो है गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर लें, अभी सामने सामने उनको उत्तर मिल जाएगा कि 2014 से पहले का ऑयल रिजर्व क्या था और आज का ऑयल रिजर्व क्या है। कांग्रेस की तो ये मंशा रही है कि हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं थी क्योंकि कमीशन नहीं मिल पाया था। कांग्रेस की तो मंशा ये रही थी कि बर्फ में चलने वाले जूते नहीं थे, हमारे देश संभालिए। जूते नहीं थे। कांग्रेस को गए 12 साल हो गए। आपकी औकात और आपकी हैसियत क्या थी जो अभी आपने टिप्पणी की? आपने मोदी को अक्षम कहा है ना। मोदी ने भारत की सेना को समर्थ बनाया है। अरे आज भारत जो है आंखों में आंखें डालकर के बात करता है, चाइना के अंदर स्ट्राइक करता है। चाइना पे आपने कहा था पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि भारत कुछ बोल पाए। राफेल की डील 10 साल लटका के रखी जो कमीशन नहीं पाया। आज राफेल बना हमारे पास, राफेल घुस करके मार रहा है। इजराइल की बात करिए, कांग्रेस की हैसियत क्या है दुनिया की जनता को जानना चाहिए। राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता देश को इज्जत दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अपनी बारी बात करिएगा, जब आपको बोले ब्रजेश जी बोलिए। अब आप शांत हो जाओ, अब आप शांत हो जाओ। हाँ, आप ईरान पे आइए, आप मेरे से बात करिए, उनसे क्यों बात कर रहे हैं? अब आप मुझे ईरान पे बताइए कि अगर एटॉमिक अटैक होता है तो हमारी सुरक्षा के लिए आपने क्या उपाय किया है? कांग्रेस दलालों की पार्टी रही है। रक्षा सौदों में दलाली न मिल पाने के कारण हमारी सेना को कमजोर किया है। हमारे सेना भी मेजर जनरल से पूछेंगे, उनसे बताएंगे। सर एक सेकंड, मैं आपको समय दूंगा ना, आप मेरे पर भरोसा करें। सीधे बात ना करो, ये पाकिस्तान, सीधे बात ना ये हिमाचली लोग हैं, सीधे बात नहीं होगी। को बनाने वाले ये लोग हैं। सर आप हम पाकिस्तान को जो है सजा देने वाले लोग हैं। 10 सेकंड आपके पास, ईरान पे रहिए सर। देखिए ब्रिजेश जी, ईरान की जहाँ तक की बात है, हमारा उस क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, हमारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, हमारे लोग वहाँ रहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि तकनीकी रूप से और हमारे आर्थिक रूप से इजराइल और अमेरिका में भी हमारे देश की सुरक्षा तो मजबूत है ना। देश की सुरक्षा अपने आप में मजबूत है। देश के नागरिकों को हम कई बार राष्ट्र जहाँ पर झगड़े हुए, जनरल चतुर्वेदी साहब, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर, कृपया सहयोग करें सर, धन्यवाद सर। आज जनरल साहब बोलेंगे। सर ये बताइए, अगर एटॉमिक वेपन के इस्तेमाल की नौबत आती है और अमेरिका के राष्ट्रपति के इस धमकी को हम गंभीरता से, वैसे मैं तो लेता हूं, कोई ले या ना ले, मैं तो लेता हूं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत है?
देखिए, भारत की सुरक्षा जो अगर एटॉमिक वेपन हाइपोथेटिकली उन्होंने हाँ, इस्तेमाल काल्पनिक कर तौर पे लिया, ही हम बात कर रहे हैं, धमकी हाँ, को विश्लेषित अगर कर अगर रहे कर हैं। लिया, उससे सबसे ज्यादा जो असर होगा, उसकी जो रेडिएशन जाएंगे वो साउथ में जाएंगे। इसका मतलब किस पे जाएंगे? अरब देशों पे। अरब देशों पे सबसे ज्यादा असर होगा जो उस पर अगर उसने इस्तेमाल किया। और अरब देशों के इस्तेमाल का मतलब जो बहरीन वगैरह में जिनका फिफ्थ फ्लीट वगैरह है उस तक नुकसान होगा, या कुछ अजरबैजान और कैस्पियन की तरफ नुकसान होगा। एक तो चीज ये ध्यान रखने वाली बात है, कुछ असर उसका पाकिस्तान पे भी होगा। जहां तक इंडिया का असर है, कुछ डेफिनेटली, क्योंकि हवाएं आती हैं, हवाओं का रुख जो होता है, रेडियो एक्टिविटी आती है, लेकिन हमारे ऊपर असर मिनिमल होगा। ये एक चीज हम लोगों को एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ये मैं बताना चाहता हूं। जहां तक जो एनर्जी का है उसमें मैं कुछ एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो हमारे पास 9.5 डेज का या 10 डेज का एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, इसका निर्णय 2000 में हुआ था और 2010 के आसपास तक ये तैयार हुआ था। आज की तारीख में 21 में इसने और यहाँ पे वाजपेयी की 6.5। सरकार थी, ये भी जान सर लीजिए। सर ही इज ए वेरी सीनियर कमांडर सर, मुझे उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। इसके अलावा जो है, ये रिजर्व सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके अलावा रिजर्व होता है ट्रेड में। इसके अलावा होता है जो टोटल रिजर्व आज की तारीख में भारतवर्ष का, वो 70 दिन के लिए है। 70 दिन का मतलब ये है, इसमें एक जो बहुत टेक्निकल चीज मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने अभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि वो कांग्रेस का उसको सैंक्शन लेना है। उसके लिए 60 दिन की उसके पास विंडो होती है। 60 दिन में 38 दिन निकल चुके हैं, अब सिर्फ 22 दिन उसके पास बचे हैं। इसलिए वो जल्दबाजी में है कि इस लड़ाई को किसी ना किसी तरह खत्म किया जाए। इसमें जो आपका जहां आकलन तक क्या है कमांडर के रूप में, ये वार आपको खत्म होती अभी दिख रही है या ये लंबी बिल्कुल खींचेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो एक यहाँ जो जनरल, एक आपने भी सबसे पहले बोला कि जो शिया सेक्ट शियाओं का इतिहास है, एक शहादत से मार्टियरडम शुरू का होता है, है। जी। और दूसरा शहादत का, और दूसरा 47 साल से जिसको आपने बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। अब वो कहता है कि भाई इसके बाद तुम क्या ले सकते हो मेरे से? कुछ भी नहीं ले सकते हो। तो वो ये लड़ाई, अगर जिस दिन उसकी मिसाइल भी खत्म हो गई, ये एसिमेट्रिक वॉर होगी। आपने उसका एक नतीजा देख लिया कि इजराइल की एम्बेसी पे अटैक किया गया। जी। इस तरह के बहुत सारे अटैक होंगे और ये एसिमेट्रिक Thank you, वॉर sir. ईरान करता रहेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। मैं जरा अशरफ साहब ले लूँ, फिर आपके पास आऊँ। तसल्ली से बात करेंगे, आप अपना डेटा तैयार रखो। जी। अशरफ साहब, ये लड़ाई सिर्फ शियाओं की है या फिर सभी मुसलमानों की? क्योंकि किसी भी सुन्नी कंट्री ने ये नहीं कहा कि साहब हम ईरान का साथ देने को तैयार हैं, या ईरान पर इतना बड़ा अजाब आया है, उनको क़यामत की धमकी दी जा रही है। किसी एक ने भी ईरान के सपोर्ट में अब तक 6 घंटे बीतने के बाद एक बयान नहीं दिया। पिछले 37, 38, 40 दिन से आप ये डिबेट कर रहे हैं, इसका हल तलाश करना आप चाहते हैं। आप कंट्रीज के जो जिम्मेदार हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, उनसे वहाँ की आवाम को आप जोड़ते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये जो जितने शासक, जितने रूलर, जितने बादशाह हैं, इनकी अपनी मजबूरी, इनकी बादशाहत इसी में बची है। किसकी? इनके जितने भी अरब कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी नाम की जब कोई चीज़ नहीं, बादशाहत आपको प्रोटेक्ट करना, अमेरिका आपके पीछे खड़ा है, तो आवाम से क्या लेना देना? आवाम की फीलिंग डिफरेंट है। आप उसको सुन्नी शिया में पता नहीं कब से लगे हुए हैं बांटने के लिए। मैं आपको समझा रहा हूं, मुझसे बड़ा सुन्नी कौन है? मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब सुन्नी शिया का इशू ही नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ बर्बरियत की जंग है। ये जब आप उसको, मैं कह रहा हूँ बयान 1-2 आ जाए। बयान 1000 बयान है आपके नजर से, ऐसे बयान कहां गुजरते हैं? आप तो सोचते कोई वो बयान आवे कि साहब शिया हैं इसलिए हमारा इनसे मैच नहीं खाएगा। वो बयान तलाश कर रहे हैं आप, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। वो एक बयान नहीं आएगा, वो बयान नहीं आएगा। वो बयान यही आएगा कि ये जो ताकत है, ये इस्लामिक कायद हैं। वो अकीदा हमारा फर्क है, उनके मानने का तरीका है। आपके यहाँ भी हर तरह का सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो कहता हूं आप इंडियन ओशियन का तट छोड़िए, जी, मेडिटेरेनियन तक मैं कह जाइए, रहा हूं, आपको कहीं डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। अब आप एमबीएस को खोज रहे हैं कि एमबीएस क्या करेंगे, तो आपको टर्की में सीधे MBS को मिलेगी। अपनी सत्ता बचा के रखनी है साहब। बड़ी मुश्किल से वो आले सऊद को मिला था 1932 में। उसके पहले कौन था? ऑटोमन एम्पायर था ना वहां पे। कह दो ना कि सुपारी दी है ईरान की इन लोगों ने। सबने ले रखी है, सबने। अमेरिका, इनका मजबूरी, इनको बादशाहत बचाना, वरना इनके मुल्कों में चुनाव हो जाएगा, इनके यहां सत्ता पलट जाएगी। इनको इसको बचाना, आप दूसरे चक्कर में पड़े, वरना अब तक रिएक्शन दे देता आप सऊदिया। इस तरह का स्ट्रांग रिएक्शन 2 होली मास्क के कस्टोडियन के खिलाफ नहीं दे सकते। फिर आपको अब ये सवाल एक मक्का बार और मदीना के कस्टोडियन है। आपने किसी से ये सवाल पहले भी किया था, सही जवाब आपको और नहीं उनको मिला। सर सलाम करो। सही जवाब आपको नहीं मिला। कस्टोडियन आप बार बार करते हैं। आप अच्छा बताइए, 2 होली मास्क के कस्टोडियन? अरे हमसे तो सुन लीजिए, वो तो सुन तो लीजिए, होते हैं नहीं? अरे सऊदी सुनिएगा आप।
शासन सत्ता में कोई बैठा है और उसकी शासन सत्ता में कोई चीज अगर निजाम वहां का चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या परमानेंट सोल्यूशन होता है? वो कब तक था? 1700 से लेके 1932 तक ऑटोमन एम्पायर उसको मैनेज कर रहा था। हम नेता आज वो आपके मुल्क में है, ठीक है, आप उसका इंतजाम करो, उसके पैसे मिल रहे हैं आपको, इतने टूरिस्ट जा रहा है आपको, तो उनका बिजनेस हो गया। इसीलिए उनकी आस्था से ज्यादा उनका बिजनेस है। मतलब कस्टोडियन साहब उनका- बिजनेस कर रहे हैं। आस्था से ज्यादा उनका बिजनेस हो गया, तब उनके ठीक पैसे है। आ रहे हैं, वो मैनेजमेंट नहीं, कर अगर रहे हैं आपने वो। कह दिया, मैं हमारी मान आस्था है, हम जा रहे मैं हैं आपकी बात मान लूंगा। ऑल राइट। बिल्कुल। अब मैं इस कार्यक्रम में मनीष हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूं। भाई हिंदवी जी, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगा था, अब मैं चाहता हूं डिबेट आराम से, हम सब लोग बड़े स्ट्रेटेजिकल डिबेट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ईरान की इस वार को भारत सरकार ठीक से हैंडल कर पाई या नहीं कर पाई? हम पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा या कम पड़ा? हमेशा जो भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट होता है उसके लिए देश तैयार रहते हैं। जैसे उड़ीसा के कोस्ट से लेकर तमाम जगहों पर तूफान आ सकता है, कभी आता है सालों में, लेकिन तैयारी सालों साल चलती है। इसी को तो क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। बिल्कुल। आज आपका क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है? मैं आदरणीय अवस्थी जी की बात को यहीं खारिज कर दूं। इन्हीं की राज्यसभा जहां पर इनका वो है, मार्च 23, 2026 को राज्यसभा में एक डेटा पेश हुआ। उसने ये बताया कि 5.33 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व जो होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, 9.5 दिन वाला, ये राज्यसभा का डेटा, राज्यसभा का डेटा है, 9.5 दिन वाला होना चाहिए था। अभी है कितना? 3.372 मिलियन मीट्रिक टन, यानी जो होना चाहिए वो भी नहीं है, उसका सिर्फ 64% है। ये राज्यसभा का डेटा है, मनीष हिंदवी के अपने घर से लेकर नहीं आए हैं। हिंदवी जी, 5.5 भाई, मिलियन मीट्रिक टन का स्टॉक है भारत होना चाहिए था, है स्टॉक। होना चाहिए आपके था। समय में तो मात्र होना 2 दिन का चाहिए स्टॉक था। भी नहीं मेरा था। छोड़ दिए साहब, 12 साल से सत्ता में आप हैं। सत्ता में 50 साल कब तक रहे। रोएंगे कांग्रेस की 50 साल सरकारों को? थैंक यू सर। कब तक रोएंगे आप? थैंक यू सर। 50 साल रोना सत्ता में बंद रहे कीजिए हैं। साहब। संजीव श्रीवास्तव, बात सर बहुत की शुक्रिया। बजाय। संजीव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते। संजीव जी, अब क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल तुर्की का, इजिप्ट का, पाकिस्तान का कोई खुला है ऐसा कि जहां बातचीत की कोई संभावना? वैसे मैं तो मानता हूं कि यूनाइटेड नेशन पर अलीगढ़ का ताला लगा देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल इररिलेवेंट दिखाई देता है, एब्सेंट दिखाई देता है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, और जब तक उसमें सुधार नहीं होंगे तब तक वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना जो आपने पहला प्रश्न किया, देखिए मुझे विजय जी मैं कहना चाहता हूं कि डायलॉग डिप्लोमेसी पर दोनों ही पक्षों को आज नहीं कल तो आना होगा। और आज की जो रात है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सिविलियन जो बड़े जो ठिकाने हैं ईरान के अंदर, उस पर भारी कार्रवाई कर सकता है, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है। और आने वाले दिनों में इस युद्ध का एस्केलेशन होते हुए मैं देखता हूं, और उसका रिटेलिएशन जाहिर है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम भी बड़े पैमाने पर करेगी। लेकिन इस तरीके की अटैक्स और काउंटर अटैक्स के बाद एक बार फिर से प्रयास होंगे कि दोनों डायलॉग डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन के रास्ते पर आए, और तब मैं इसकी संभावना ज्यादा बड़ी देखता हूं कि अभी तक तो ये बहुत ही एडामेंट रुख है, और अभी भी एक जो है एक जुनून है युद्ध को लड़ने का, लेकिन ये जुनून बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। अमेरिका भी इसको जल्दी समाप्त करना चाहता है, ईरान की इस्लामिक रिजीम भी इसको बहुत लंबे समय तक मोमेंटम बना के नहीं रख सकती। तो ऐसे में डायलॉग डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन पर दोनों पक्षों को आना ही होगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब दोनों जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी आपको किधर से संभावना ज्यादा दिखती है कि बातचीत हो सकती है? पाकिस्तान जो प्रयास कर रहा है वो, या फिर तुर्की कर रहा है, या इजिप्ट की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, या अमेरिका ने जो पैरेलल चैनल खोल रखे हैं डिप्लोमेसी के, वो कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें अनेक जो राष्ट्र हैं, जिसमें हमारा अपना राष्ट्र भी है, वो अपनी भूमिका अदा करेगा। अभी देखिए, हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर है, और उनकी जो महत्वपूर्ण बैठकें अमेरिका की लीडरशिप के साथ भी चल रही हैं, और भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, भारत सभी पक्षों के साथ बहुत शुक्रिया संपर्क में भी है। तो ऐसे में जो भारत, पाकिस्तान और जितने भी अन्य टर्की जैसे राष्ट्र, सभी के प्रयासों से, जो अन्य जो वैश्विक शक्तियां हैं उनके प्रयासों से जरूर डायलॉग डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन का रास्ता। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबने आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहन भाइयों, हम सब भी ये कामना करते हैं कि कोई ऐसी स्थिति न हो कि किसी सभ्यता पर कोई संकट आए, या किसी देश के अस्तित्व पर, या किसी समाज के या नागरिकों के अस्तित्व पर, या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई टारगेट हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी और खबर देंगे प्रियव्रत दीक्षित। वो बताएंगे आपको कि आजकल भारत में, यानी हिंदुस्तान में, पाकिस्तानी सीरियलों का, पाकिस्तानी ड्रामों का ज़बरदस्त क्रेज़ है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामे भारतीय समाज में देखे जा रहे हैं, हिंदू लोग देख रहा है।
और ज़रूरत से ज़्यादा देख रहे हैं। उनका एक सीरियल है मेरी ज़िंदगी है तू, वो भारत में 1.5 बिलियन व्यूज़ पार कर चुका है। ऐसा ज़बरदस्त क्रेज़ कि ये बॉलीवुड वालों को परेशान कर सकता है। सास बहू सीरियल वालों के लिए बड़ी कष्टदायी खबर है। पाकिस्तान के जो सीरियल्स के स्टार्स हैं वो भारत में इन दिनों उनका ज़बरदस्त क्रेज़ है। अगर आप उनके सीरियल देख रहे हो, बहुत से लोग तो छिप कर देख रहे हैं, बहुत से सामने देख रहे हैं। भारत सरकार ने तमाम यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन ये सीरियल बड़ी आसानी से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और बिलियन व्यूज़ भारत से पा रहे हैं। आप ये खबर देखकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय समाज में पाकिस्तानी सीरियलों का ये क्रेज़ आपको हैरान कर देगा।